नमस्कार, मैं हूं स्मिता विशाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फ्रीडम पोर्टफोलियो, जहां हम आज बात करेंगे देश की आधी आबादी के फाइनेंशियल फ्रीडम की। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देश की महिलाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं और इसकी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि महिलाएं अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। ये भी जानेंगे कि हर उम्र की महिलाओं के हिसाब से हम उन्हें उनकी निवेश की स्ट्रैटेजी किस तरीके से समझाएं और उन्हें कैसा इसे समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश और साथ ही हमारे साथ है जानी मानी अदाकारा दीपशिखा नागपाल जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दीपशिखा जी के पास। दीपशिखा जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे समझे। मतलब मेरा तो बचपन से मायना है कि चाहे आप एक्ट्रेस हो या नहीं हो, अगर आप औरत हो तो फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ये मेरे पापा ने हमें एकदम लड़कों की तरह रखा था। तो मेरे घर में आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट, मतलब मैंने कॉमर्स किया है, तो मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कितने मायने रखता है। एंड चलो, मैं जब छोटी थी ना तब भी एक हैबिट थी, जब मम्मी मुझे पैसे खर्च करने देती थी या कॉलेज के लिए देती थी, मैं उसमें से बचा के रखती थी। एंड इट जस्ट सेविंग बिकेम माई हैबिट। तो इट इज अ गुड थिंग। आप मुझे बताओ, जरूरी नहीं है कि ठीक है हमारे यहाँ होते कि घर के जो मर्द होते हैं, पापा है या भाई है या पति है, he looks after a thing, but what is wrong? We are talking about women empowerment, we are in 21st century and still we talk about के महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये itself is a very hypocrite statement, you know. आई थिंक मैं हर महिला को, मैं मेरे बच्चों को भी सिखाती हूँ, सेविंग यू शुड हैव अ हैबिट, लाइक यू नो सेविंग। वो पैसा कभी भी काम आ सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ चीज की, यू नेवर नो, योर फैमिली माइट नीड इट। हमारी मम्मियों के पास पैसा नहीं होता है, कभी भी आप देखना उनके पास पैसे जरूर होंगे, चाहे वो बच्चों के लिए, उनकी गिफ्ट के लिए देंगे या किसी भी चीज के लिए लेगी, बट उनके पास पैसे हमेशा होते हैं। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन। बहुत सही बात आपने कही। हमारे घर में अगर माओं की हम बात करें तो अब तक हमने ये भी देखा है कि चावल के डब्बे तक में वो पैसा रखती थी और ये कहीं ना कहीं उनकी सेविंग ही होती थी। तो प्रतिभा जी, आपसे समझेंगे कि अब नई दौर की जो महिलाएं हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहती हैं और इसके लिए उनके पास स्ट्रैटेजी भी होती है, हाँ कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी जरूर होती है, ऐसे महिलाओं के जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होगी वो क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा कहा दीपशिका जी ने। हर एक महिला को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब दे शुड एम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। एक आमतौर पे चैलेंजेस फॉर वुमेन थोड़ा डिफरेंट होते हैं। नंबर 1, महिलाएं ब्रेक्स लेते हैं करियर में। बच्चे के लिए हो सकता है, कोई बूढ़े बुजुर्ग का देखभाल करने के लिए हो सकता है, लेकिन मोस्टली ब्रेक्स तो होता ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमन इज मच मच हायर। ओके, और आमतौर पे हम देखते हैं कि वुमन बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं। उनको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, गारंटीड प्रोडक्ट्स चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो ये तीनों वजह से आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फाइनेंसेस का चार्ज ले लें और किसी और को डेलीगेट ना करें। अगर डेलीगेट भी कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन रखना तो बहुत ही जरूरी है। भले ही आपने अपने हस्बैंड, ब्रदर या फादर को बताया है कि आप मुझे हेल्प कर लो, लेकिन इनका जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आगे बताएंगे कि हर उम्र के लिए कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी, तो हर उम्र के लिए अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ये भी जानेंगे हम प्रतिभा जी से। लेकिन दीपशिखा जी, आपके पास एक बार फिर आते हुए और आपसे बड़ा कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपके पास किस्सा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी पहली कमाई कितनी थी, अगर आप बताना चाहें तो हमें ज़रूर बताइए। और पहली कमाई से जुड़ा हुआ कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो। जी, मेरे मम्मी डैडी फिल्म लाइन से थे एंड दे हैव गिवन अस व्हाटएवर बेस्ट दे कुड गिव। बट मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, मतलब मैं चुप नहीं बैठ सकती, ऐसे लगता व्हाट एम आई डूइंग इन माय लाइफ। सो 10th स्टैंडर्ड में जब वेकेशन हुआ, सो आई डिड माय पेंटिंग क्लास एंड ऑल दिस थिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों मेरे माँ बाप के, मतलब उनसे हर चीज मांगू जो मेरा शौक है करने का। लाइक आई वांट टू डू पेंटिंग, आई वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग। तो मैंने ट्यूशन करना शुरू किया क्योंकि 2 महीना मैं फ्री थी, घूम लिया 15 दिन मम्मी डैडी के साथ, फिर मैं क्या करूँ। सो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन एंड ट्यूशन से आई स्टिल रिमेम्बर मुझे
₹250 ₹250 पर स्टूडेंट मिला था। मैंने 2 स्टूडेंट को पढ़ाया था। 500 रुपीज मिला एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरा वेकेशन अच्छी तरह यूटिलाइज किया और मैंने मेरी मम्मी के लिए फर्स्ट साड़ी खरीदी थी। सो दैट सेंस ऑफ मेकिंग योर ओन मनी, सेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। जी बिल्कुल, और वो कमाई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन पहली कमाई की जो फीलिंग होती है वो अपने आप में बहुत ही अलग होती है और वो शायद आपके साथ हमेशा रह भी जाती है। प्रतिभा जी, अब जैसा कि आपने बताया था कि आप बताएंगी आगे चलकर कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एज के अकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए महिलाओं को, तो आप हमें क्या इसे बता सकती हैं कि 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की, ऐसे ऐसे एज में किस हिसाब से प्लानिंग महिलाओं को करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर? आमतौर पे अगर देखेंगे तो जॉब जो करना चालू करते हैं 20 साल के बाद ही चालू करते हैं, बिकॉज वो ग्रेजुएशन खत्म करने में ही 22-23 ईयर्स हो जाता है। तो जब काम शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट होता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, ट्रैवल करना है, अपने लिए बेहतरीन फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है। ये बहुत बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, भले ही कितना ही कम ना हो आपका स्टार्टिंग सैलरी, आपको एक परसेंटेज तय करना है कि इतना परसेंटेज तो मैं सेव करके ही रहूंगी। तो आपको ये सोचना है कि उतना मेरा था ही नहीं सैलरी और उस परसेंटेज को आपको सेव करना है। और आमतौर पे ये एज पे जो है 20s में, 20 to 30 में आपके सारे गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं। या हो सकता है कि आप अपने एजुकेशन अपग्रेड करना चाहते हो, ये इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी, या शादी के लिए आप कुछ सेव कर रहे हैं। ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म माने 3 साल के अंदर का जो गोल है वो सब डेट फंड्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। और 5 साल के ऊपर का जो भी गोल है वो बहुत कम होते हैं ये उम्र में, अगर है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ये 20 to 30 के लिए। अगर आप 30 to 39 है तो ये टाइम पे आपका जो इनकम है वो बढ़ता जाता है, आपका इनकम काफी अच्छा हो जाता है, स्टार्टिंग के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। तो आपको अपना परसेंटेज जो आपने तय किया था 20s में, उसी में स्टक नहीं रहना है, आपको इंक्रीज करते जाना है। कम से कम अपने एज के हिसाब से, अगर आप 35 हो 35% तो आप सेव करने की कोशिश करो। आपका एज कम है और आपका इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छा है, तो ये एज में आप इक्विटी से दोस्ती कर लो। आप डरो मत वॉलेटिलिटी से, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स मिलता है। आप जो इक्विटी के साथ फ्रेंडशिप करोगे वो बहुत काम आएगा और अच्छा सा आपको इनकम जनरेट करने में मदद हो जाएगा। इमरजेंसी कॉर्पस में ये ध्यान रखें, सिर्फ आप जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेव नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आपको अगर करियर ब्रेक लेना है तो उस टाइम पे भी आप अपने आप पे निर्भर हो, इसलिए आपको सेव करना जरूरी है, और वो भी इमरजेंसी कॉर्पस में आपको शामिल करना चाहिए। जब आप 40s में आ जाते हो ना, तभी सब लोग जाग उठते हैं कि हमें अभी रिटायर करना होगा 10-15 साल में, लाइफ लॉन्ग तो काम नहीं कर सकते, तो रिटायरमेंट बिकम्स एक चिंता की बात हो जाती है कि हमें सेव करना। तो ये टाइम होता है कि आप एग्रेसिवली अपना सेविंग्स को आगे बढ़ाएं और हर साल जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है इंक्रीज करते जाए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। ओके, ये 2-3 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट्स आपके एज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से रहेगा तो यू विल बी सॉर्टेड। अब अगर आपने इक्विटी से दोस्ती भी कर ली 50 साल की उम्र में, लोगों को लगता है अभी मेरा उम्र हो गया, अभी मुझे इक्विटी से मतलब थोड़ा कम करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका 1/3 लाइफ आगे बाकी है। आजकल 85-90 तक लोग जीते हैं, तो आपको इक्विटी परसेंटेज बिल्कुल कम नहीं करना है। आप इक्विटी में लगे रहो, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करो और वो परसेंटेज एलोकेशन बरकरार रहो। इक्विटी में रहना जरूरी है 50s में भी। और रिटायरमेंट के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास इतना बड़ा कॉर्पस है, क्या करूं, तब भी आपको 3 बकेट में पैसे को डिवाइड करना है। पहले तो अगले 5 साल के लिए जो चाहिए वो डेट में रखो, सेफ रखो, भले ही उसमें ज्यादा रिटर्न ना मिले कोई बात नहीं, सेफ रखो। बाकी 3 साल का जो पैसा है वो स्टेबल रखो, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, तो स्टेबिलिटी आ जाता है। और जो 50-60 एज के बाद जो लगता है अगला 25 साल के लिए, वो अभी भी इक्विटी में होना जरूरी है। तो इक्विटी से आप मुकर नहीं सकते हो, इक्विटी में एसेट एलोकेशन करो, प्लानिंग करो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा और आप पीसफुल जिंदगी जी सकते।
जी हाँ, तो जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत तो होती है और उस पैसों की जरूरत के लिए जरूरी है बेहतर तरीके से प्लानिंग करने की। जो प्रतिभा जी ने हमें समझाया कि कैसे अपने एज के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा रिस्क मत लीजिए, और जहां पर लगे आपको कि अब इक्विटी में आपको शिफ्ट होना है तो वहां पर आराम से आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए और फिर भरपूर फायदा उठाइए। फिलहाल बहुत जरूरी होता है कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम क्राइसिस फेस करते हैं। आपसे दीपशिखा जी इसलिए मैं जानना चाहूंगी क्योंकि कोविड एक ऐसा क्राइसिस था जो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे भारत में लोगों ने इसमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। उसको कैसे आपने फेस किया, या कई बार वैसे भी अब जब लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आता होगा तो उसको कैसे फेस करती हैं? देखो, एक तो आप बोलते हैं ना, यू शुड कीप दिस मनी फॉर रेनी डेज। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई डोंट यूज दैट टर्म, बट यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट एंड सेव मनी। Now, me being a cost accountant and I have a habit of saving, तो जब से मैंने काम किया तो मैंने ये सोच के नहीं काम किया था कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। मुझे था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मैं मेरे पापा से या मेरे हस्बैंड से कभी पैसा नहीं लूंगी। मतलब इन केस सपोज आई वांट टू डू समथिंग, आई एम नॉट वेटिंग कि अरे उनके पास पैसा नहीं है, उनकी जो भी क्राइसिस है नहीं कर सकते। तो मुझे हमेशा था कि मैं गाड़ी अपनी खरीदूंगी, घर अपना खरीदूंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, फिर मैं शादी करूंगी। एंड आई डिड दैट, आई हैड दैट। एंड मैं जो काम आता था मैं करती थी, चाहे वो म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो। सो दैट जस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट। मैंने किटी पार्टी एक शो करती थी, मेरी सारी लेडीज को मैंने पीपीएफ अकाउंट खोलना सिखाया। उनको पता भी नहीं था, उनको था फिर सेविंग इज द मनी। I opened their PPF account, LIC, insurance, all this thing because I studied. तो मुझे उसकी वैल्यू पता है। मैं सामने से फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन करती हूँ, मेरे सीए को फोन करती हूँ कि व्हाट कैन आई इन्वेस्ट, सो यू गेट टैक्स रिबेट, यू इन्वेस्ट एंड योर मनी मल्टीप्लाइज। तो मैंने उस टाइम पे बचपन से, जब फ्लैट्स के रेट बहुत कम होते थे, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द हाउस, देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट पीपीएफ मैच्योर हुआ था उस टाइम पे 18-19% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था एंड इट वाज टैक्स फ्री, एंड आई बॉट माय मर्सिडीज आउट ऑफ दैट मनी, तो जब ये फाइनेंशियल कोविड आया, लकीली आई हैड सेविंग, आई हैड म्यूचुअल फंड्स, आई हैड माय इंश्योरेंस। पूरा कोविड मैं अपने क्रेडिट कार्ड पे रही हूँ और मैंने अपने जितनी LIC पॉलिसीज थी सब क्लोज करके आई सर्वाइव्ड इन दैट। तो अगर वो मैंने नहीं किया होता तो मुझे बहुत मुश्किल होती। द लिक्विड, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी प्रॉपरली, लाइक थोड़ा आप म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा बैंक में रखो, थोड़ा फिक्स प्रॉपर्टी में डालो, वॉट एवर यूर अर्निंग। पीपल थिंक अरे मेरे पास पैसे आएंगे तो सेविंग होगी, पैसे आके सेविंग कभी नहीं होती है। सो दैट माई सेविंग हैबिट सेव्ड मी फ्रॉम कोविड, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई फिनिश्ड माई शो, आई इन्वेस्टेड इन माई प्रॉपर्टी। मैं इस घर में शिफ्ट हुई, मैंने पूरा इंटीरियर किया, मेरे पास लिक्विड कैश बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे PMC बैंक बंद हो गया था, हम सबके पैसे उसमें अटक गए थे। आई कांट टेल यू, in spite of having all the money, I didn't had money with me. No liquid money I had. So that time all my policies happened कि वो मरने के बाद नहीं मिलेगा, अभी मैं जिंदा हूं, मैंने वो सब निकाल के एंड मैंने अपना घर, जो भी जरूरी की चीजें थी मैंने की। जी, बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो दीपशिखा जी करती हैं, और उसी का एग्जाम्पल भी है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आपको हुई तो उस समय भी माफ कीजिए, जो कोविड क्राइसिस हुई उसमें भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना नहीं पड़ा, और ये बहुत ही कम लोग इसको इस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। प्रतिभा जी, जो महिलाओं के लिए इमरजेंसी फंड होता है उसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हर कोई दीपशिखा जी जितना स्मार्ट नहीं होता अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो एक जब इमरजेंसी होती है तो उसके लिए फंड कैसे क्रिएट करें? एक तो इमरजेंसी फंड को ऐसा सोचे कि वो एक फाउंडेशन है, एक नींव है, उसके बिना आप बिल्डिंग नहीं बांध सकते हो। तो आप कितना भी अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ना कर ले, वो स्टेप बहुत ही जरूरी है। एक जो है इमरजेंसी फंड, दूसरा इंश्योरेंस। तो इमरजेंसी फंड किस लिए रखा जाता है कि अगर आज की तारीख में जॉब लॉस या एक चेंज बिटवीन जॉब्स इज क्वाइट कॉमन। तो ऐसा हो सकता है एक जॉब और दूसरे के बीच में आपको 6-8 महीने का आप कमा नहीं रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपके इंश्योरेंस रहने के बावजूद आपको कुछ खर्चा करना पड़े, या आपके लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये सब के लिए आपको पहले तो ये तय करना है आप कितना खर्चा कर रहे हो ऑन अ मंथली बेसिस, और डिपेंडिंग ऑन आपके लिए, मतलब पर्सनली आपकी जितना खर्चा, कम से कम 6 मंथ्स का पैसा आपको साइड में रखना है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया,
महिलाएं आमतौर पे कैरियर ब्रेक्स लेती है, तो लेने से पहले आपको ये सोचना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा हुआ और मैं 6 महीने की ब्रेक ले रही हूँ, तो आप ये सोच लो 6 महीना शायद 12 महीना भी हो जाए, तो आप 12 महीने के लिए पैसा अपना साइड में रखें, ताकि वो टाइम पे आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी को पूछे नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। तो ये पैसा जो है ये एकदम लिक्विड होना चाहिए कि आपको बटन प्रेस करने से पैसा मिल जाए। यहाँ पे आप ये मत देखो कि आपको रिटर्न सबसे बेहतरीन कहाँ मिलता है, ये रिटर्न्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ये इमरजेंसी के लिए कर रहे हैं। लिक्विड में रखो, डेट में रखो, डेट म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, डेफर्ड टैक्सेशन है, थोड़ा बहुत आप एसबी अकाउंट में या एफडी में भी रखो, ताकि आपको सैटरडे हो या संडे पैसा मिल जाए। पूरा डेट इन्वेस्टमेंट्स में इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। 6 to 9 months इज अ गुड स्टोरी टू हैव। तो कुछ इस तरीके से आप इमरजेंसी फंड अपने लिए जुटा सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी चीजें मुझे खुद भी सीखने को मिल रही हैं इन दोनों ही लोगों से, और आगे और भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रीडम पोर्टफोलियो, जहां हम बात कर रहे हैं महिलाओं के फाइनेंशियल फ्रीडम की। और बात करने के लिए हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश और साथ ही जाने मानी अदाकारा दीपशिखा जी। दीपशिखा जी, एक बार फिर आपके पास आते हुए, क्योंकि अब बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हो रही है और आपने बताया भी है कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करती हैं और इसके अलावा भी आपके कई सारे और इन्वेस्टमेंट हैं, तो कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें निवेश करना आपको ज्यादा पसंद है? शुरू में मैं बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती थी। मैं बैंक डजंट गिव यू एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तभी प्रॉपर्टी बहुत सस्ती भी होती थी। तो जब हम कमाते थे, इनिशियल पेमेंट भर देती थी, प्रॉपर्टी लेती थी, लोन आता था, तो एकदम सर पे तलवार लटकी रहती, तो मैं काम को हाँ बोलती हूँ। देन तभी नॉलेज नहीं था इतना, सो आई इन्वेस्टेड इन LIC, PPF, व्हाटएवर। बट नाउ आई लर्नड टू, स्टॉक मार्केट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे समझ में ही नहीं आता है वो। म्यूचुअल फंड यस, बिकॉज म्यूचुअल फंड आई थिंक इट्स अ सेफेस्ट थिंग, एंड मार्केट ऊपर नीचे होता है, बट इट्स लाइक यू आर देयर। तो मैं पहले पूरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती थी, बट नाउ आफ्टर कोविड आई हैव लर्न दिस थिंग कि यू कांट पुट ऑल द एग इन वन बास्केट, सो यू हैव टू डिवाइड योर मनी। कि थोड़ा पैसे होने चाहिए, थोड़ा प्रॉपर्टी में होना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसका, प्रतिभा जी। और मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक आम इन्वेस्टर के तौर पर मैं भी ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं तो मैं SIP में इन्वेस्ट करूं या लमसम डालूं मैं इन्वेस्टमेंट में, या फिर डेट में करूं या ज्यादा इक्विटी में? हालांकि आपने पहले ये समझाया है कि उम्र के अकॉर्डिंग भी आप डेट और इक्विटी को चुन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर जनरल परसेप्शन की अगर हम बात करें तो हम इसमें कौन सा ज्यादा ऑप्ट करें? और इसके अलावा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये सारे ही ऑप्शन में ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? इमरजेंसी फंड हुआ, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको लेना जरूरी है, डिपेंडेंस है तो इंश्योरेंस भी लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आप थंब रूल ये रखे कि आपका जितना सालाना इनकम है, आपका सिर्फ अकेले का नहीं, आपका फैमिली का जो इनकम है उतना तो सम एश्योर्ड रखना चाहिए, क्योंकि आपके इनकम के हिसाब से आप हॉस्पिटल वगैरह चुनोगे। अगर आप 1 या 2 लाख का इंश्योरेंस करते हो तो आप एक सिर्फ टिक मार्क एक्टिविटी कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, और आपका पूरा हॉस्पिटल बिल भरपाई करने में भी आपको मुश्किल हो जाएगा। और एज लेडीज ये भी सोचना जरूरी है कि बहुत सारे पॉलिसीज मैटरनिटी बेनिफिट भी देते हैं। जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो, अगर 2-3 इयर्स पहले आपने इंश्योरेंस ले लिया तो मैटरनिटी बेनिफिट भी कवर हो जाएगा। रही बात SIP या लमसम की, कि आमतौर पे लोगों के पास लमसम में पैसे इतना नहीं आते, सैलरीड होते हैं, सबके पास जो काम करते हैं उनको मंथली इनकम आता है। तो मेरा सुझाव है कि SIP भी करो और जब भी लमसम आए उसको भी इन्वेस्ट करो। जब SIP करते हैं तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो, कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 30% सेव कर रही हूँ अपना पैसा, तो 30% हर महीना आप SIP करते हो और कोई गुंजाइश ही नहीं है आपका एक्सपेंसेस को बढ़ाने का। और जब मार्केट ऊपर होता है तो आप कम खरीदते हो और जब नीचे होता है तो ज्यादा खरीदते हो, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। रही बात आपको कभी लमसम मिली, जैसे बोनस मिल गया या कोई किसी का बिल के जरिए आपको बहुत बड़ा लमसम मिला, तो उसको भी गोल के हिसाब से, मतलब एक गोल रखो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है या फिर बच्चों का एजुकेशन के लिए करना है। गोल को अटैच करके आप इन्वेस्ट करो। और लमसम इन्वेस्ट करते वक्त आमतौर पे वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए अगर आप डेट फंड में डाल के वीकली 12 वीक्स 15 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन अगर आप STP करोगे तो वॉलेटिलिटी भी मैनेज हो जाता है।
और तीसरी सवाल आपका था कि डेट करें या इक्विटी करें, ये टोटली डिपेंडेंट, एक तो एज के ऊपर है, आपके गोल्स का टेन्योर के ऊपर है। अगर आप छोटा समय अवधि के लिए कर रहे हो, 3 इयर्स के लिए कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपको इक्विटी पॉजिटिव रिटर्न देगा, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होती है, तो आपको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। जो 3 साल बाद आप ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए डेफिनेटली यू शुड लुक एट डेट फंड्स। जो लॉन्ग टर्म, जैसे रिटायरमेंट 15 साल बाद होने वाला है, या अगर आप बच्चा बहुत छोटा है और आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए सेव कर रहे हो, तो देयर इज नथिंग एज गुड एज इक्विटी। इक्विटी के लिए लार्ज परसेंटेज उसमें देना चाहिए आपको। व्हेन आई से डेट, यू कैन आल्सो हैव अ स्मॉल परसेंटेज टू गोल्ड फॉर 5% नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप 5% गोल्ड पे भी दे सकते हो। दिस शुड बी योर एसेट एलोकेशन। एनीथिंग विच इज लॉन्ग टर्म शुड बी इक्विटी, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में शायद उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू विल गेट फैबुलस इन्फ्लेशन बीटिंग टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स। जैसे आपकी जरूरत वैसा आपका इन्वेस्टमेंट चुनिए आप अपने तरीके से, और क्योंकि दोनों ही लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसलिए टिप्स भी ले लेते हैं इनसे जल्दी जल्दी। दीपशिखा जी, सबसे पहले यंग महिलाओं के लिए, यानी कि इस जनरेशन के लिए कुछ टिप्स बताइए कि किस तरीके से वो सेविंग्स करें। इनफैक्ट nowadays तो कितने सारे इन्वेस्टमेंट है, यू हैव म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग इज ऑन योर फोन, यू कैन इन्वेस्ट वेयरएवर यू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं भी पढ़ा हो, स्टिल यू नो हाउ टू डू इट, दे कम एंड एक्सप्लेन यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टेल माय चिल्ड्रन के मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो आपको रेंट भरने के लिए करने के लिए घर कमाई नहीं करनी, बट आप जो भी कमाई करते हो, यू नो nowadays children are very spendthrift, they want branded stuff, they want thing। एक पता नहीं अजीब सा कंपटीशन हो गया है कि वो तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये चालू हो गया है। सो you parents and all the youngsters should always know, thanks this, I can't say thank you COVID should happen, but COVID से एटलीस्ट इतनी अकल तो आ ही गई है कि आपको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि ओके यू स्पेंड मनी, आपने कमाना शुरू किया है, आपको लग्जरी इन्वेस्ट मतलब खुश एंजॉय भी करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, बट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी यू शुड ऑलवेज कीप असाइड फॉर वॉट एवर थिंग, यू नो। सो आई ऑलवेज एडवाइस कि चाहे आप काम कर रही हो, आप सेव करो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, यू वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग, यू ट्रैवल एनीथिंग, बट सेव। बच्चों को मैं कहती हूँ, जैसे माँ बाप आपको पॉकेट मनी देते हैं, you should always save. I know my children, when I give them money, they say, Mama, khatam ho gaya. But somewhere I know that they have a habit of saving. He must have spent, my son does, abhi say, he's 18-year-old, he'll do in stock, he'll do in crypto, he'll save, Mama, I save this money. तो मुझे बहुत proud feel होता है कि that habit never goes, and that habit आपके पास जब होती है ना, तो वो आप कहीं पे भी कहाँ पे भी survive कर सकते हो. So it's very important for nowadays children and women, you have to save money. तो जरूरी है कि आप भले ही सेल के लिए पैसे बचा के रखें, आप ब्रांड्स के लिए पैसे बचा के रखें, आप हॉलीडेज के लिए पैसे बचा के रखें, लेकिन जरूरी है कि सेविंग भी करें। दोनों महिलाओं से, दोनों खूबसूरत महिलाओं से हमने ये खूबसूरत टिप्स जो है वो जाने हैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम के, कि किस तरीके से हासिल कर सकती हैं महिलाएं। अब शो को समेटने का वक्त हो गया है, तो अंत में प्रतिभा जी आपसे जाते जाते महिलाओं के लिए कुछ फंड बताते हुए जाइए कि आखिरकार कौन से फंड्स में वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और बहुत ही कंजर्वेटिव हो, आमतौर पे महिलाएं जैसे कंजर्वेटिव ही होती है, उनको उतार चढ़ाव से बहुत डर लगता है, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इससे स्टार्ट करें। तो मेरा सुझाव होगा कि आप 2 फंड्स में 50-50% इन्वेस्ट करते हैं। एक तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में करें, नंबर 2 आप एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड में 50-50% कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हो, आपको उतार चढ़ाव थोड़ा कम चाहिए, और बाकी बचे फंड्स अगर हैं तो आप पराग पारेख के लॉन्ग टर्म फंड में कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। मिड कैप में आप एक्सिस मिड कैप को कंसिडर कर सकते हो, और स्मॉल कैप में आप कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड में कर सकते हो। इसमें एसेट एलोकेशन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें, ज्यादा फ्लेक्सी कैप को दे और कम परसेंटेज मिड और स्मॉल कैप। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पे जुड़ने के लिए और हमसे अपने टिप्स को शेयर करने के लिए, यंग जनरेशन से लेकर तमाम महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हम चाहेंगे कि महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम इसी तरीके से बनी रहे और आगे और भी ज्यादा बढ़े। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।